Hello everyone. In today's video, we will discuss chapter 19, A Seed Tells a Farmer Story Part 2. Part 1 link is given below in description box. बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था एक बाजरे का बीज अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है और किसके बारे में बता रहा है, उनके एक फार्मर हैं दामजी भाई। तो पूरी स्टोरी आपको जब आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो ही आपको पता चलेगी। आज हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट, व्हेन टाइम्स चेंज। बाजरे ने अपनी कहानी बताई थी 1940 की। तो 1940 के बाद के टाइम में कितना चेंजेस आया, किन किन चीज़ों में चेंजेस आया, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों पहले के टाइम में क्या था, जो फार्मिंग थी वो बारिश पे डिपेंड थी। अगर अच्छी बारिश होगी तो ही फिर खेती अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो फिर सूखा पड़ जाएगा। लेकिन विद द टाइम क्या चेंजेस आया कि बारिश अगर अच्छी नहीं हुई, बारिश का होना वैसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिना बारिश के तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश कम हुई तो क्या हुआ, हम दूसरे मेथड यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम इरिगेशन के थ्रू हम खेती कर सकते हैं, हम केनाल के थ्रू हम खेती कर सकते हैं। तो कुछ काफ़ी इसमें चेंजेस आए। अब एग्रीकल्चर के मेथड में भी चेंज आ गया। पहले क्या होता था, बुलक प्लोइंग होती थी कि बैल के पीछे हल बांध दिया और फिर वो खेत जोतेगा। अब उसकी जगह किसने ले ली, ट्रैक्टर प्लोइंग ने। अब ट्रैक्टर है, उसके पीछे एक इक्विपमेंट बांध दो, मशीनरी बांध दो और फिर आराम से 1 घंटे के अंदर पूरा खेत आपका पूरा जोत दिया जाएगा। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस आए। जो इनके इक्विपमेंट थे, उनके जो औजार थे, उसमें भी चेंज आया। आप देख सकते हो फोटो में ओल्ड इक्विपमेंट कैसे थे और न्यू इक्विपमेंट कैसे हैं। तो ये काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं 1940 के टाइम की खेती में और आज अगर प्रेजेंट की बात की जाए उसमें। ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज। कुछ सालों में गांव में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल। और कुछ गांव में कुछ ऐसे जगह है जहां पर नहरों से पानी पहुंचने लगा है। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बिन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी नदी है, उस पर बांध बन रखा है और वहां से नहर के थ्रू पानी लाया गया था। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट। फिर गाँव में बिजली पहुंच गई, बटन दबाते लाइट आ जाती। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक वीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइसेस इन द मार्केट। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मार्केट में केवल 1-2 फसलें काम की हैं, बाकी जो फसलें वो अच्छी प्राइस उनसे नहीं मिलती है, मतलब उनको बेनिफिट नहीं हो रहा उससे। और कौन सी क्रॉप से उनको फ़ायदा हो रहा है, वो है हमारी वीट एंड कॉटन। So most farmers begin to grow only these. Soon we old friends bajra and jawar and also vegetables were forgotten and dismissed. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने अपने खेतों में केवल गेहूं और कॉटन को लगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे बाजरा, जवार और कुछ वेजिटेबल्स को बिल्कुल ही वहाँ पे उन्होंने खेतों में अपने लगाना बंद कर दिया। इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड्स। और दामजी भाई ने भी अपने खेतों में अब ये फसलें वो नहीं उगा रहे हैं। वो कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, वीट एंड कॉटन। Farmers even begin to buy seeds from the market. People said they were new kinds of seeds, so farmers did not need to store seeds from the old crop. धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने जो बीज होते हैं वो भी मार्केट से लेने स्टार्ट किए। पहले क्या सिस्टम था इनका कि जो अभी खेती हुई उसमें से कुछ बीजों को वो अलग रखते ताकि वो अगले बार जब खेती करेंगे तो उन बीजों को काम में ले लेंगे। लेकिन अब लोगों ने क्या कहा कि हमको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमको बीज चाहिएंगे तो हम मार्केट से ले लेंगे। तो इस तरह से ये मेथड भी अब छूट गया कि इनको अलग से रखा जाए। नाउ पीपल इन द विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। पहले क्या होता था कि साथ में काम करते तो साथ में बना लिया और खा लिया, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया। अब केवल कुछ स्पेशल डेज थे तभी वो साथ में खाना बनाते और खाते थे। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स। When the seeds have changed, how could food ever taste the same? अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खाना खाते थे उसमें भी टेस्ट में चेंज हो गया। पहले क्यों तो क्या था कि अपने खेतों का बीज थे और अच्छे से वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी टेस्टी था, लेकिन अब जब बीज मार्केट से आने लग गए, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं आ रहे तो खाने में भी वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो जब लोग खाना खाते थे तो डिस्कस करते थे कि पहले क्या खाना था, कितना टेस्टी खाना था जब हम पहले खाते थे। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स एंड द फैमिली। दामजी भाई बूढ़े हो गए तो उनका बेटा हसमुख अपने परिवार का और खेतों का ध्यान रखता। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। अब हसमुख ने खेती से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, ही ब्रॉट न्यू मशीन फॉर फार्मिंग, ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। उसने क्या किया, अपना जो पुराना घर था उसको नया बनाया, फार्मिंग के लिए नई मशीनरी ली, इलेक्ट्रिक मोटर ले ली पानी खींचने के लिए। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजीली एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड। उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल ले ली और खेतों के लिए उसने एक ट्रैक्टर ले लिया। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे
वॉट द बुलक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। अब ट्रैक्टर से बेनिफिट क्या हुआ कि जो बैल काम करती थी, काफ़ी दिन लगता था उसको खेत जोतने में, वही काम ट्रैक्टर एक दिन में कर लेता था। तो हसमुख को इस तरह से काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। Hasmukh would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at good price. With profit from our fields, we can improve our life. We can make progress. हसमुख कहता है कि अब हम सोच समझकर खेती करते हैं। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अब वही खेती करते हैं, उन्हीं फसलों को उगाते हैं जो मार्केट रेट में अच्छे प्राइस पे बिक सके। इससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? पुराने वुडन बॉक्स में रखे हुए बीज आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें तो शक हो रहा है कि ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहा है हसमुख, क्या ये रियली प्रोग्रेस है कि जो पुराने बीज उनको काम में नहीं ले रहे, एनिमल्स को काम में नहीं ले रहे, ट्रैक्टर आ गया तो कुछ जो लेबर पहले फील्ड में काम करती थी उनको काम में नहीं ले रहे, वो बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं। तो क्या ये प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस इसे तो नहीं कहते हैं। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि सब हर तरह से डेवलपमेंट हो। आपने तो क्या किया कि एक तरफ आप आगे बढ़ते गए और दूसरी तरफ चीज़ को छोड़ते गए, तो ये तो प्रोग्रेस नहीं है। मोर एंड मोर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे स्टार्ट हो गए। द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉ इवन मोर चेंजेस, अगले 20 सालों में और ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वाज नो काउ डंग टू बी यूज्ड इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर। देखो उन्होंने क्या किया, सभी जानवरों को तो बाहर निकाल दिया। अब ट्रैक्टर को काम में ले रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं, तो जानवरों को तो उन्होंने निकाल दिया। अब क्या हुआ कि जब गाय और भैंस नहीं है, कोई काउ डंग नहीं है, तो क्या होगा कि फील्ड में कोई फर्टिलाइजर नहीं बचा। फर्टिलाइजर क्या होता है? अ फर्टिलाइजर इज अ केमिकल दैट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं जो प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करते हैं। थोड़ा समझते हैं कि फर्टिलाइजर को यूज़ क्यों किया जाता है। बच्चों, जिस तरह से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है। उसी तरह से प्लांट्स को चाहिए, तो प्लांट्स को भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि लाइट चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एटसेट्रा। तो बच्चों क्या होता है कि लाइट तो उसको कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, वाटर इसको मिल जाता है। लेकिन जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो उसको बड़े होने के लिए चाहिए, वो उसको कहाँ से मिल रहे हैं? सॉइल से मिल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो उसकी रूट्स है, प्लांट की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट तक पहुँचाती है। तो इस तरह से इसका काम चलता है। लेकिन क्या होता है बच्चों कि जब हम खेती करते हैं या फिर एक ही जगह पे बार बार उसी प्लांट्स को लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्टिलिटी ख़त्म होने का मतलब कि जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ख़त्म होंगे तो वहाँ पर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से उस पर फर्टिलाइज़र डालते हैं। ओके बच्चों, ये तो आपने देख लिया कि फर्टिलाइज़र काम में क्यों लेते हैं। अब देखते हैं कि फर्टिलाइज़र के टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फर्टिलाइज़र, एक होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। नेचुरल में क्या होता है? मैन्योर्स, लीव्स एटसेट्रा। तो ये मैन्योर्स का मतलब क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना खाद, वो होती है खाद। तो जो गोबर होता है गाय का, भैंस का, सब का, तो हम उसको खाद बना के हम खेतों में डाल सकते हैं। इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। दूसरा हमारा है केमिकल फर्टिलाइज़र। हम इसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया, पोटाश एटसेट्रा। इससे क्या होगा बच्चों कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि सॉइल में जो उसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, हमारी हेल्थ के लिए नुकसान है। लेकिन क्या होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा एरिया पे हमें अगर खेती करनी होती है तो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र काम का नहीं आता, क्योंकि हमारे पास में इतनी ज़्यादा खाद नहीं होती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र। जिससे क्या होगा, हमारी जो फसल है वो जल्दी बड़ी होगी और ज़्यादा होगी और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आजकल किसान क्या कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लेकिन एक तरह से ये हमारी हेल्थ के लिए और सॉइल के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है।
हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर। हसमुख अपने खेतों पे एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर डालने लगा। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट। जो नए वाले बीज थे वो ऐसे थे कि जब उनकी फसल लगती तो उन पे कीड़े बहुत जल्दी लग जाते। पुराने वाले बीजों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या करते थे उनको हटाने के लिए? मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट। ओह वॉट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे आर। तो दवाई छिड़कते थे और दवाइयों की स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार थी और वो जो दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। ऑल द फार्मर्स यूज पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। अब जो नहर का पानी आ रहा था वो कम पड़ने लग गया इन फसलों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अपने खेतों में मोटर लगाई ताकि वो आसान से पानी को निकाल सके। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। अब क्या हुआ कि इनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। देखो, बीज का खर्चा हो गया, मेडिसिन का खर्चा हो गया, इनका जो लाइट का बिल आएगा वो खर्चा हो गया, तो काफ़ी सारे जिनके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से उनको बैंक से लोन लेना पड़ा। और लोन लेने का मतलब होता है बैंक से पैसे उधार लेना। वॉट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन। और जो उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता उसको वो लोन पे करने में चुका देते थे। बट देर वॉज लिटिल प्रॉफिट, बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट। एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। अब क्या हुआ कि हर किसी ने अपने खेतों में कॉटन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में तो बहुत ही कॉटन हो गई, तो कॉटन की तो कोई इतनी वैल्यू नहीं बची, तो कॉटन की जो प्राइस थी वो बहुत ही कम हो गई, पहले जैसी नहीं बची। The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. अब क्या हुआ कि बार बार एक ही फसल लगाने से मिट्टी की जो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई और केमिकल्स उसमें डालने से भी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ था कि जो क्रॉप पहले अच्छी खासी हो रही थी वहाँ पे, अब उतनी क्रॉप नहीं हो रही थी वहाँ पे, उनको बहुत नुकसान होने लग गया था। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। अब इतना ज़्यादा इनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि केवल फार्मिंग करने से उनका काम नहीं चल रहा था। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स। हसमुख भी टाइम के साथ चेंज हो गया। ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर वो परेशान और गुस्से में रहने लगा। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपेड। अब जो उसका बेटा था परेश, वो फार्मर नहीं बनना चाहता था। उसने क्या किया, ट्रक ड्राइवर का जॉब चूज़ किया क्योंकि उसको अभी भी लोन पे करना था। फार्मिंग से तो इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि जब मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा तो थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा और लोन रीपे कर दूंगा। ऑफन परेश डोजंट कम होम फॉर डेज, एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक। और कभी कभी परेश भी घर पे नहीं आता था, कई कई बार तो वो एक हफ्ते तक बाहर रहता था। 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग। 2 दिन पहले परेश घर आया था तो वो कुछ ढूंढ रहा था। उसने कहा बा, ही आस्क्ड हिज मदर वेयर दादाजीज वुडन सीड बॉक्स। उसने कहा कि दादाजी का वो वुडन सीड वाला बॉक्स कहाँ पर है। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक। वो डब्बा मुझे दे दो ताकि मैं उसमें अपने जो ट्रक के जो सामान है, स्क्रू एंड टूल्स हैं, वो रखूँगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। अब बीज कहते हैं कि अब आपको समझ में आया कि मैंने अपनी कहानी क्यों सुनाई। क्योंकि बच्चों, अब ये जो ज्वार और बाजरे के बीज था उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि फार्मिंग की भी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों, एक और स्टोरी पढ़ते हैं यहाँ पर, भास्कर भाईस फार्म, जो कहाँ पर है, दहरी विलेज, गुजरात में। एज वी एंटर्ड इस फार्म वी वर सरप्राइज। जैसे हम उनके खेत में घुसे हम एकदम हैरान हो गए। देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर। उनके खेत में जब घुस के देखा तो वहाँ पर एकदम सूखी पत्तियाँ, जंगली पौधे और हर तरफ घास ही घास थी। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीन सो ड्राई एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट। और कुछ पेड़ों की ब्रांचेस ऐसी थी जैसे कि उनको इंसेक्ट ने खा लिया हो। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट विद कलरफुल लीव्स। और कहीं कहीं पे हमने देखा कि कुछ ऐसे कलरफुल पत्तियों वाले पौधे थे। हमने पूछा ये क्यों, वाई दीज। भास्कर भाई सेड देवर क्रोटन प्लांट्स। आप फोटो में देख सकते हो बच्चों, ये क्रोटन प्लांट है, इसकी पत्तियां एकदम कलरफुल है। तो उन्होंने कहा कि ये क्रोटन प्लांट है। विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकेम ड्राई। उन्होंने कहा ये जो क्रोटन प्लांट है मुझे सिग्नल दे देता है कि कब जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। वी वर सरप्राइज हाउ। हम एकदम हैरान हो गए कि कैसे इनसे पता चलता है कि जो सॉइल है वो ड्राई हो चुकी है। He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground. उन्होंने कहा ये जो क्रोटन प्लांट है उसकी जो जड़ें वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। सो
व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई द क्रोटन लीव्स बैंड एंड बिकम प्लिम्प। उन्होंने कहा कि ये जो जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो जब मिट्टी की टॉप लेयर सूखती है ना, तो क्रोटन की जो लीव्स हैं वो एकदम मुरझा जाती हैं। दिस सिग्नल्स टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर। तो ये जो सिग्नल देता है क्रोटन का सूखने का, पत्ती का, कि इस पार्ट को पानी डालना पड़ेगा। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली। हमने देखा कि जो सॉइल थी बहुत ही सॉफ्ट थी और एकदम ऐसी होती है ना कि एकदम हाथ में लेके बिखर जाती है, उस टाइप की सॉइल थी। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट। हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्री लगे हुए थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइज़र। हमने सोचा कि इतने सारे अच्छे कोकोनट्स के लिए वो कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। भास्कर भाई सैड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनते हैं मैं वो यूज़ नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, हिज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विद इट। वो कहते हैं कि क्या करता हूँ मैं, कि जो आपको पूरी बिखरी हुई पत्तियाँ दिख रही हैं, सूखी पत्तियाँ दिख रही हैं आपको, ये क्या करती हैं, धीरे धीरे सड़ जाती हैं और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है। ही डग द सॉइल अ लिटल एंड टोल्ड अस टू लुक। उन्होंने थोड़ा मिट्टी को खोदा और हमको कहा कि देखो क्या है यहाँ पे। वी सॉ 1000 ऑफ अर्थवॉर्म्स। हमने देखा 1000 वहाँ पे अर्थवॉर्म्स थे। बच्चों आप फोटो में देख सकते हो, ये अर्थवॉर्म्स है और एक किस तरह से मिट्टी को फर्टाइल करते हैं। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड ही सेड। भास्कर भाई ने कहा कि ये जो अर्थवॉर्म है मेरी सॉइल के बेस्ट फ्रेंड है। द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनेथ टू मेक टनल्स। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जब वो एकदम ज़मीन के नीचे जाने के लिए टनल बनाते हैं, तो धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है, दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजीली गेट इनटू द सॉइल। तो इस तरह से जो एयर है, वाटर है, वो सॉइल में मिक्स हो जाती है। द अर्थवॉर्म्स ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टाइल द सॉइल। इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो डेड लीव्स को, प्लांट्स को खाते हैं और इस तरह से मेरी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peels of vegetables and fruits, and leftover food. He also has earthworms in the pit. They turn the waste into compost, so his uncle gets good fertilizer without spending extra money. बच्चों प्रवीण ने अपनी एक स्टोरी बताई कि मेरे एक अंकल हैं, सिटी में रहते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने गार्डन में एक गड्ढा खोद रखा है। ठीक है, उसमें क्या किया उन्होंने कि जो ड्राई लीव्स हैं उसको डाल दिया, जो हमारे किचन का वेस्ट होता है, छिलके होते हैं सब्जियों के, वेजिटेबल्स के, और जो बच जाता है खाना, उसको उस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके अंदर वो अर्थवॉर्म डाल देते हैं। आप फोटो में देख सकते हो, ये एक पिट है जिसके अंदर जो कंपोस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो अर्थवॉर्म डालने के बाद में ये अर्थवॉर्म धीरे धीरे जो है कचरा है उसको क्या बना देगा, कंपोस्ट बना देगा। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, और खाद क्या होती है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो इस तरह से प्रवीण के अंकल को एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाता है बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। We all had some fresh coconut from the farm. They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. तो बच्चों ने वहाँ पे अच्छे अच्छे कोकोनट्स खाए और काफ़ी उन्होंने सीखने को मिला कि किस तरह से नया तरीका है हमारा फार्मिंग करने का, फर्टिलाइज़र बनाने का, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट एट होम। आप जो आपके ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उसको अपने घर पे इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या करोगे। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ड्राइड इन सनलाइट, इट इज़ बेसिकली डन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम। सबसे पहले तुम क्या करेंगे, उसके अंदर अगर मान लो हल्का फुल्का अगर नमी है, पानी है, तो उसको सुखाने के लिए हम उसको पहले धूप में सुखाएंगे। दे आर देन स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर, फिर हम उसको डब्बे में बंद कर देंगे टाइट कंटेनर में ताकि उसके अंदर एयर ना जाए। तीसरा हम करेंगे ड्राइड नीम लीव्स आर ऑल्सो एडेड सो दैट इंसेक्ट डू नॉट कम क्लोजर टू इट। हम उस डब्बे के अंदर नीम की पत्तियां डाल देंगे ताकि जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर नहीं जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने पल्सेस और ग्रेन को बचा सकते हैं इंसेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 2, वाई अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड। अर्थवॉर्म्स को सॉइल का बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जाता है। आंसर, earthworms are called soil's best friend because of following reasons. पहला क्या है, earthworms keep digging underneath to make tunnels. This way air and water can easily get into the soil. बच्चों सबसे पहले तो आप ये फोटो देखो, ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है।
देखो अर्थवर्म क्या करती है, ज़मीन के नीचे जाने के लिए मिट्टी में से सुरंग बनाती है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके अंदर एयर एंड वाटर सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो इस तरह से वो फर्टाइल हो जाएगी। दूसरा है, दे ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे ड्रॉपिंग फर्टाइल्स द सॉइल। अर्थवर्म क्या करेगा, जो डेड लीव्स है प्लांट्स उनको खाएगा, तो जो अर्थवर्म का जो वेस्ट है उससे सॉइल फर्टाइल होगी। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अर्थवर्म को सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।